गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये कल ट्रांसफार्मर का अपन पढ़े थे। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है लीकेज फ्लक्स का। जैसे ये ट्रांसफार्मर है अपना, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये आपका मेन फ्लक्स है, ठीक है। ये मेन फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स। देखो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स उस फ्लक्स को बोलते हैं जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक किया और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक किया। ओके, ऐसा फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक हुआ हो और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक हुआ हो, दोनों में होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली 100% सभी फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स नहीं होते, कुछ फ्लक्स लॉस होता है, उसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। अब लीकेज फ्लक्स क्या होता है? देखो 3 टाइप के फ्लक्स। एक वो फ्लक्स जो प्राइमरी में भी लिंक हुआ, सेकेंडरी में भी लिंक हुआ, उसको क्या बोलते हैं अपन? म्यूचुअल फ्लक्स। कुछ ऐसे फ्लक्स हैं जो प्राइमरी में तो लिंक हुए लेकिन सेकेंडरी में लिंक नहीं हो पाए, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। प्राइमरी लीकेज फ्लक्स, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स, ठीक है। ऐसे फ्लक्स जो सेकेंडरी में लिंक हुए लेकिन प्राइमरी में नहीं हुए, उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, ओके। म्यूचुअल फ्लक्स को डिनोट करेंगे φm से, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स को करेंगे φL1 से, सेकेंडरी को करेंगे φL2 से। अब देखो ये φL1 φL2 कहाँ है? यही है, ये मेरा म्यूचुअल फ्लक्स है जो सीधा सीधा ऐसे ऐसे जा रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक किया है, यही फ्लक्स जाके मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक हो रहा है। ये हो गया मेरा म्यूचुअल फ्लक्स। कुछ ऐसे फ्लक्स हैं जो प्राइमरी से तो किए लेकिन सेकेंडरी से नहीं किए। ये जो ब्लू कलर का डॉट बना है, इसको एम्पीरियल लूप बोलते हैं। ये प्राइमरी में तो किया लेकिन सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाया, इसको बोलेंगे अपन φL1। φL1 सेम यहां पर भी सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाइंडिंग में तो कर रहा है लेकिन प्राइमरी तक नहीं पहुंच पाया, यहां पर का एम्पीरियल लूप बन गया। ये हो गया φL2 φL2, ओके। इसके वजह से म्यूचुअल फ्लक्स में कुछ कमी आएगी, वो यही φL1 और φL2 ही लीकेज फ्लक्स है। φL1 के वजह से क्या आएगा? X1 लीकेज रिएक्टेंस इन प्राइमरी वाइंडिंग। φL2 के वजह से क्या आएगा? लीकेज रिएक्टेंस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके। जब φL1 प्लस φL2 को ऐड करोगे तो टोटल मिलेगा मेरे को लीकेज फ्लक्स, ओके। X1 प्लस X2 को जोड़ोगे तब मिलेगा टोटल लीकेज रिएक्टेंस X नेट, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है। लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी, लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी, इन दोनों φm से माइनस होते हैं, वो होता है लीकेज रिएक्टेंस। तो जितना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस उतना ज्यादा जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स उतना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस। आई बात समझ में? एक और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अपने मालूम है, MMF इज इक्वल्स टू क्या होता है? फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, ये आता है। ये मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ है। इसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बोलोगे? EMF इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओके। ये मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का। इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? MMF क्या होता है? एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स। तो प्राइमरी वाइंडिंग का N1 और करंट कौन सा रहेगा? मैग्नेटाइजिंग करंट, ओके। अगर लीकेज फ्लक्स की बात करें अपन तो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, इज इक्वल्स टू फ्लक्स कौन सा रहेगा? लीकेज। अगर मैं लीकेज फ्लक्स के टर्म में लिख रहा हूं तो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा, ओके।
इंटू रिलक्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस डाल दो, कुछ भी रहे वहां पर रिलक्टेंस, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मेन जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि कोर आपका सैचुरेट हो जाए। कोर सैचुरेट क्यों होता है? कोर सैचुरेट इस वजह से होता है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से कोर सैचुरेट हो जाएगा। हो सकता है, मे गेट सैचुरेट, ठीक है। कोर सैचुरेट हो सकता है। कोर सैचुरेट हो गया तो आयरन लॉस जो रहेगा आपका बढ़ जाएगा, आयरन लॉस बढ़ जाएगा। आयरन लॉस बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस मशीन की डिटोरिएट हो जाएगी, एफिशिएंसी कम होगी, मशीन की परफॉर्मेंस डिटोरिएट होगी। क्लियर है इतना? लीकेज फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ा, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट, यहां से लिख लो पावर फैक्टर भी कम होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट उतना चांसेस है कि कोर में गेट सैचुरेशन, कोर में गेट सैचुरेट। कोर अगर सैचुरेट हो गया आपका तो आयरन लॉस बढ़ जाएगा, आयरन लॉस बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम होगी, मशीन की परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। लीकेज फ्लक्स ज्यादा भी रहेगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो रहेगा, फुल लोड वोल्टेज जो रहेगा, वी फुल लोड, ये कम होगा। इसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा। आई बात समझ में? क्यों कम होगा? क्योंकि ये बढ़ जाएगा ना, x1 प्लस x2 बढ़ेगा, x1 प्लस x2 बढ़ेगा तो ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, उसके वजह से वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा। देखो, ज्यादा फ्लक्स लीकेज का फायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और दूसरा पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर या तो ऑपरेट होगा फुल लोड में या तो स्विच ऑफ होगा। क्लियर है? पावर ट्रांसफार्मर या तो स्विच ऑफ होता है या तो फुल लोड में ऑपरेट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो एवरेज लोडिंग होता है कंज्यूमर के अनुसार 70 से 75%, 0.7 से 0.8 के बीच उसकी एवरेज लोडिंग होती है। तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वोल्टेज रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए, यानी जितना रेटेड वोल्टेज है उतना कंज्यूमर के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। एवरेज लोडिंग इसकी, क्योंकि इसका जो लोड होता है, लोडिंग फैक्टर होता है जो 0.7 से 0.8 के बीच रहता है। इस कारण वोल्टेज रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जबकि पावर ट्रांसफार्मर की बात करूं तो वोल्टेज रेगुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फुल लोड में ऑपरेट होता है। अब देखो फायदा और नुकसान। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर छोटा है, छोटा ट्रांसफार्मर है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग वोल्टेज है वो भी कम है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर से अगर कंपेयर करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेटिंग रहेगा वो कम रहेगा, कम रहेगा तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम रहेगा तो जो कोर का जो वाइंडिंग का जो थिकनेस है वो कम रहेगा, तो आपस में प्राइमरी और सेकेंडरी फिजिकली पास में रहेंगे, पास में रहेंगे तो लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम रहेगा। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेटिंग कम होता है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर, तो उसका जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट रहेगा वोल्टेज का, वाइंडिंग्स का, वो कम रहेगा, तो उसका जो थिकनेस है वो कम हो गया, क्योंकि इंसुलेशन ही तो थिकनेस बढ़ाता है, कम हो जाएगा तो कम रहेगा, तो आपस में रहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो जितने आपस में रहेंगे उतना लीकेज फ्लक्स कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल हो जाता है। लीकेज फ्लक्स का कम होना इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि मेरे को वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन कम करना है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर में हाई रेटिंग का रहता है,
ठीक है, 132 400 केवी का रहता है सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर, तो उसका जो इंसुलेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच पॉसिबल नहीं है दोनों को फिजिकली पास रखें, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंसुलेशन। तो क्या रहता है, वो दूर दूर में रहता है, तो दूर दूर में रहता है लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन उसमें ज्यादा है। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा रहे कम रहे मेरे को कोई लेना देना नहीं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वोल्ट लीकेज रिएक्टेंस उसमें ज्यादा रहता है, लीकेज फ्लक्स ज्यादा रहता है, तो उसका मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिलता है पावर ट्रांसफार्मर में। वो फायदा ये मिलता है, पूरे सब स्टेशन में सबसे महंगा इक्विपमेंट कौन सा होता है, पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में मेरे को बचाना है किसी भी फॉल्ट से। तो क्या होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट आएगा, शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल टू बेस MVA डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं थेवेनिन रिएक्टेंस बोलते हैं। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट MVA है पावर ट्रांसफार्मर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉर्ट सर्किट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। आई बात समझ में? तो पावर ट्रांसफार्मर में जितना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस रहेगा उतना कम शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा। ओके, तो ये मेरे लिए एज अ बैरियर काम कर रहा है। तो लीकेज रिएक्टेंस का ज्यादा होना, लीकेज फ्लक्स का ज्यादा होना पावर ट्रांसफार्मर में फायदा है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में नुकसान है। इस कारण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उसको कम रखा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? पावर ट्रांसफार्मर में ये फायदेमंद होता है। तो हर जगह नुकसान नहीं है लीकेज रिएक्टेंस का ज्यादा होना। जब अपन फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे पावर सिस्टम में तो ये फॉर्मूला बार बार आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर का, अपन खत्म करते हैं। इसके सवाल अपन बनाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक एक और है सिंक्रोनस मशीन का, उसको पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का ये खाली अपन एक टॉपिक पढ़े हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी एंड लॉसेस। पूरा ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े हैं। ट्रांसफार्मर को सिक्वेंशियली पढ़ाएंगे अपन जब सिलेबस में आएंगे, तो स्टार्टिंग अपन करेंगे। ये स्टार्टिंग नहीं है ट्रांसफार्मर का, ये खाली मैं एक टॉपिक पकड़ा हूं जहां से नॉन गेट एग्जाम्स में ज्यादा सवाल आते हैं, चाहे AE लेवल का हो चाहे JEE लेवल का हो, यहां पर से सवाल आते हैं। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन। इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है और ये रटना पड़ता है स्टूडेंट्स लोग को। तो आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे रटना नहीं है, आप खाली समझेंगे और 10 सेकंड में आपका सवाल बनेगा। आपको टिक करना है आंसर, लिखना नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आंसर आप सही टिक करें 10 से 15 सेकंड के भीतर। तो सिंक्रोनस मशीन में द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन सिंक्रोनस मशीन्स, ऑन सिंक्रोनस मशीन एट डिफरेंट पावर फैक्टर। सिंक्रोनस मशीन इज अ AC मशीन। इसमें आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट रहेगा वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे। आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का पावर फैक्टर फेज एंगल क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आर्मेचर रिएक्शन का एक लाइन का डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स और आर्मेचर MMF, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स और आर्मेचर MMF on main field flux,
ठीक है, क्लियर है? चूंकि ये टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। इसके पहले ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक पढ़े, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये याद रखना, किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट होता है, एक स्टेटर और एक रोटर। एक होता है फील्ड वाइंडिंग, एक होता है आपका आर्मेचर। सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मशीन चाहे ऑल्टरनेटर हो चाहे जनरेटर हो, चाहे ऑल्टरनेटर हो चाहे मोटर हो, इसमें क्या होता है, स्टेटर में और इधर रोटर है मान लो। स्टेटर में कौन रहता है इसमें? आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर होता है, आर्मेचर कंडक्टर होता है इसके स्टेटर में। जबकि रोटर में कौन होता है? फील्ड पोल्स, मेन फील्ड पोल्स या वाइंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, मेन फील्ड पोल्स और वाइंडिंग होता है इसमें, थ्री। ठीक है, फील्ड पोल्स होता है इसमें। जबकि अपन डीसी मशीन और इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका उल्टा होता है। उसमें डीसी मशीन, वो भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, डीसी मशीन और इंडक्शन मोटर, उसमें उल्टा होता है। स्टेटर में अपना क्या होता है? फील्ड होता है, और रोटर में आर्मेचर होता है। चूंकि सिंक्रोनस मशीन हो गया, डीसी मशीन हो गया और इंडक्शन मशीन हो गया, इंडक्शन मोटर और मशीन, इन दोनों में क्या होता है? एक टाइप का होता है। स्टेटर में क्या रहेगा आपका? फील्ड वाइंडिंग होगा, और रोटर में कौन रहेगा? आर्मेचर। जबकि सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है? स्टेटर में आर्मेचर, याद रखना ही है, रोटर में फील्ड होता है। क्यों ऐसा, क्यों? इसके फायदे हैं। डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन जो रहता है, एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मशीन, लो रेटिंग का होता है और साइज भी छोटा होता है। सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन देखोगे तो बड़े बड़े एप्लीकेशन में उपयोग होता है, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बड़े बड़े एचपी का लोड रहेगा तो यूज होगा, बड़े बड़े लोड को चलाना है, ड्राइव करना है तो यूज होगा, तो इसका एप्लीकेशन इन दोनों से बड़ा है, तो इसका साइज ज्यादा होता है। फायदा क्या है? स्टेटर में आर्मेचर को रखने का क्या फायदा है? दो तीन फायदे हैं। आर्मेचर कंडक्टर अगर स्टेटर में है तो आर्मेचर कंडक्टर में 3 फेज वाइंडिंग होगा स्टेटर में। ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग होगा। ये आपका रोटर बॉडी खुद घूमता रहता है। आर्मेचर में है, अगर रोटर में रखूंगा मैं आर्मेचर को, तो आर्मेचर से जो 3 फेज वाइंडिंग बाहर आएगा, उसको एक्सटर्नली बाहर बॉडी लाने के लिए मेरे को 3 स्लिप रिंग्स लगाने पड़ेंगे। प्लस हैंडलिंग ऑफ लार्ज पावर एंड करंट इज नॉट सो इजी व्हेन योर रोटर इज रिवॉल्विंग। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ लार्ज पावर, अगर आर्मेचर इधर है, आर्मेचर से मेरे को करंट और पावर निकालना है बाहर आउटपुट में, और उसको बाहर यूज करना है। अगर वो खुद घूम रहा है, ऐसे चीज में आर्मेचर जो खुद वो घूम रहा है, तो पहली बात तो तीनों फेज के लिए मेरे को स्लिप रिंग्स चाहिए रहेगा। दूसरा चीज, सेफ नहीं है उतना इतने लार्ज पावर और लार्ज करंट को हैंडल करना। तीसरा चीज, लार्ज वोल्टेज को देने के लिए मेरे को इंसुलेशन दूंगा, तो इसमें कठिन रहेगा इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इनमें कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लार्ज वोल्टेज, लार्ज करंट, लार्ज पावर का हैंडलिंग नहीं है इन दोनों में, इसमें है। इस वजह से इसमें उल्टा किया जाता है। पूछते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में तो यार स्टेटर में फील्ड होता है, रोटर में आर्मेचर होता है, सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर में आर्मेचर क्यों रख देने? क्यों? यही कारण है, क्योंकि हाई वोल्टेज, हाई करंट, लार्ज पावर ड्रॉ होता है। तो अगर रोटर में आर्मेचर को रखेंगे तो उसका हैंडलिंग जो रहेगा पावर का, करंट का, वोल्टेज का, वो आसान नहीं रहेगा। प्लस एडिशनल कॉस्ट करेगा मेरा वो स्लिप रिंग्स का। इसमें मैं किस में रखा हूं? रोटर में फील्ड रखा हूं। फील्ड क्या होता है? डीसी एक्साइटेशन होता है, तो 2 स्लिप रिंग में काम चल जाता है। सिंक्रोनस मशीन में 2 स्लिप रिंग से काम चल जाता है, डीसी है करके। रोटर में डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है। ठीक है, अगर उल्टा रखते तो 3 स्लिप रिंग्स रखना पड़ता, प्लस वोल्टेज का इंसुलेशन प्रोवाइड करना रोटर में कठिन है। इतना क्लियर है?
हाँ, बाद में लिखवाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है इतना? ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कहानी समझना। सिंक्रोनस मशीन में क्या करते हैं, अगर सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर की बात करें, छोड़ो मशीन छोड़ो, ऑल्टरनेटर की बात करते हैं अपन। ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर क्या होता है? इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर है ये, सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं इसको, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। पावर प्लांट, जनरेटिंग प्लांट्स में ही ऑल्टरनेटर ही लगा रहता है। एसी मशीन है ये, एसी मशीन है, ठीक है। अब चूंकि इसके रोटर में फील्ड पोल्स है, फील्ड में क्या रहेगा, फील्ड है, ठीक है। फील्ड में अपन एक्सटर्नली डीसी एक्साइटेशन देंगे, डीसी सप्लाई देंगे अपन फील्ड में। ध्यान से सुनना कहानी, फील्ड में डीसी एक्साइटेशन देंगे अपन तो क्या होगा, ऑल्टरनेट नॉर्थ साउथ बनेगा। उससे इसकी खुद की क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्या बनेगी? इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वहां पर फ्लक्स होगा, उसी को मेन फील्ड फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। मेन फील्ड यही है। रोटर सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर के रोटर में फील्ड फील्ड में मैं एक्सटर्नली डीसी एक्साइटेशन दूंगा, एक्साइटेशन से ऑल्टरनेट नॉर्थ साउथ क्रिएट होगा, नॉर्थ साउथ क्रिएट होने से मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यही मेन फील्ड बोलते हैं इसको। अब सुनो, स्टेटर है, स्टेटर में कौन है, आर्मेचर है, आर्मेचर कंडक्टर है। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा इस रिलेटिव स्पीड पे। जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मेन फील्ड फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। उस ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा, और दूसरा फील्ड फ्लक्स पे डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड। हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अगर आर्मेचर कंडक्टर को आप लोड से कनेक्ट कर दोगे तो इंड्यूस करंट भी फ्लो होने लग जाएगा, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। आर्मेचर करंट जैसे ही फ्लो होना शुरू होगा यही समस्या पैदा करना शुरू करेगा। कोई भी करंट करिंग कंडक्टर है वो अपना खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका डायरेक्शन ये थंब शो कर रहा है तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर करंट अगर अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, क्रॉस रहेगा तो अंदर जाएगा, डॉट रहेगा तो बाहर आएगा। क्रॉस रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा, डॉट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपना खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, यही आर्मेचर रिएक्शन है। आई बात समझ में? ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है, ठीक है। और वो जो रहेगा आर्मेचर फ्लक्स रहेगा। तो तीन टाइप के फ्लक्स आपको दिख रहे हैं। फाई ए आर, ये कौन सा है? आर्मेचर करंट का फ्लक्स है। आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, यानी उसका खुद का भी फ्लक्स रहेगा, तो ये वही हो गया, आर्मेचर करंट का फ्लक्स है। ये आर्मेचर करंट का फाई ए आर है, ठीक है। फील्ड करंट का कौन रहेगा? फाई एफ है, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे फाई ए आर प्लस फाई आर, फाई एफ, तो बनता है अपना रिजल्टेंट, ठीक है। तो समस्या इन दोनों के बीच होता है। जब आर्मेचर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो वो इसका अपोज करता है मेन फील्ड का। आर्मेचर करंट फ्लो होता है तो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो इसका अपोज करता है मेन फील्ड को। अपोज करेगा तो दो अनडिजायरेबल रिजल्ट आएंगे।
या तो इसको डिस्टॉर्ट करेगा वो इसको, अब इन दोनों की वजह से ये आया, या तो इसको डिस्टॉर्ट करेगा या इसको कमजोर करेगा। अगर डिस्टॉर्ट किया, मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है वो, इसका इफेक्ट इस पे होगा। अगर इसको डिस्टॉर्ट करता है तो उसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे। अगर ये इसको वीक करता है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे। अगर ये इसको और स्ट्रेंथ देता है तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे। 3 इफेक्ट होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग। ये इस पे अटैक कर रहा है। अब इस पे क्या असर होता है वो डिपेंड करेगा। ये इस पे अटैक करेगा, अगर इसको डिस्टॉर्ट करता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, अगर इसको वीक करता है, इसके मैग्नीट्यूड को वीक कर देता है तो डीमैग्नेटाइजिंग, अगर इसको और स्ट्रेंथ बना देता है तो मैग्नेटाइजिंग। ये तीनों जो रहेंगे, तीनों अलग अलग पावर फैक्टर में अपने को देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तीनों अपने को अलग अलग पावर फैक्टर में देखने को मिलेगा। इसको बताता हूं। ये तो थ्योरी पार्ट था। इसी को ना एमएमएफ भी बोलते हैं ना, एमएमएफ भी बोल देते हैं। FAR प्लस FF इज इक्वल टू FR। आर्मेचर एमएमएफ, फील्ड एमएमएफ, रिजल्टेंट एमएमएफ। ठीक है, अब देखिए एक ऑल्टरनेटर बनाते हैं अपन। हाँ, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, नहीं होता। इंडक्शन भी 3 फेज होता है, 3 फेज होता है। सिंगल फेज के लिए आपको लगाना पड़ता है। अब देखो, ये अगर जनरेटर है, ऑल्टरनेटर है, मान लो ये जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है। सिंक्रोनस जनरेटर में ऊपर में डॉट होता है। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर में ऊपर डॉट होता है, तो सिंक्रोनस मोटर में ऊपर क्रॉस होगा, याद रखना हमेशा। अगर मैं ये केस ले रहा हूं, जनरेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर में है। अगर यूनिटी पावर फैक्टर में है, हाँ, दूसरा चीज ये देखना, नॉर्थ है, डायरेक्शन इधर रहता है NS का, होगा ना, डायरेक्शन इधर रहेगा, तो यहां पर जिस तरफ ये घूमता है उस तरफ सब क्या आएंगे, डॉट्स आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर घूमेगा। वो तो इसको देखना है आपको, मेन फील्ड पोल्स इधर है, जहां नॉर्थ साउथ लिखा गया वो आपका मेन फील्ड है। ठीक है, ये रोटेशन बता रहा है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर आएगा। ये मोटरिंग, जनरेटिंग एक्शन में भी, मोटरिंग एक्शन में भी। रोटर किधर घूमेगा, मोटर के केस में मोटर भी इधर घूमता है, रोटर भी इधर घूमेगा। जनरेटर के केस में रोटर इधर घूमता है। ठीक है, वो डिटेल में मैं बताऊंगा डीसी मशीन में। ठीक है, ये कैसे घूमता है, ये अपने आप में 1.5 घंटे टॉपिक है। ठीक है, अभी अपन आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है वो बता रहा हूं मैं। डिटेल में इसको बताऊंगा कि ये डॉट क्यों हुआ है, ये क्रॉस क्यों हुआ है और इधर क्यों घूम रहा है। अभी के लिए बस ये जानो कि जनरेटर के केस में क्या होता है, जनरेटर इज अ ब्रेकिंग एक्शन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन जिस तरफ है उसके ऑपोजिट में कंडक्टर घूमता है जनरेटर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TEM अगर इस तरफ है तो जनरेटर का मूवमेंट इधर होगा। ठीक है, मोटर में दोनों इधर ही तरफ होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस तरफ है, दोनों में इधर ही रहता है, तो मोटर हो चाहे जनरेटर हो। अब ये हो गया मेरा। अब सोचो यूनिटी पावर फैक्टर है, मान लो 2-3 चीज बता रहा हूं, याद रखना। जहां नॉर्थ एंड साउथ है यानी वही फील्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका φF। अब याद रखना, ये डॉट है, डॉट यानी बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है। करंट बाहर आ रहा है यानी कि ये थंब को, ये कर्ल को अपने तरफ करो। कर्ल को अपने तरफ करोगे तो अंगूठा जिस तरफ जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा।
और वही मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का डायरेक्शन रहेगा, वही phi AR का डायरेक्शन रहेगा। आई बात समझ में? फिर बोल रहा हूं, जनरेटर है, ऊपर डॉट रहेगा यानी करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है तो ये जो कर्ल रहेगा, अंगूठा रहेगा, जो आपका अंगूठे का डायरेक्शन आपको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यानी इस तरफ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा यही आपका कौन रहेगा? phi AR। आई बात समझ में? यही phi AR रहेगा। तो पूरे जनरेटर के केस में ऊपर डॉट रहेगा, पूरे जनरेटर के केस में phi AR इधर ही रहेगा। ठीक है, पूरे जनरेटर के केस में डॉट तो ऊपर ही रहेगा, तो ये तो फिक्स हो गया, phi AR हमेशा इधर रहेगा। और जो phi AR इधर रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? यही लोकस रहेगा आप किसका? मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का। ठीक है, अब देखो याद ये रखना, जहां पर नॉर्थ साउथ रहेगा वहां पर मेरा phi F रहेगा। इस लोकस को ना फिक्स दिमाग में बैठा लेना, ये जो रहता है ना, ये फिक्स करंट का फेज है, फिक्स करंट फेज, करंट का आर्मेचर करंट का फिक्स फेज है ये परपेंडिकुलर। मोटर हो, जनरेटर हो, कुछ भी हो, ये मान लेना कि ये वाला जो फेज है मेरा परपेंडिकुलर, ये करंट फेज है, आर्मेचर करंट का फेज है। ये आपको मदद करेगा लैगिंग के लिए कि लीडिंग के लिए कहां पर है। ठीक है, चूंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, तीन चीज याद रखना। यूनिटी पावर, जो भी पावर, जहां पर वोल्टेज का फेज रहेगा, जहां वोल्टेज फेज रहेगा वही phi F का रहेगा, फील्ड का। जो फील्ड का फेज है, जो फील्ड फ्लक्स का लोकस है, वही फेज रहेगा आपका वोल्टेज का। क्लियर है? वही रहेगा आपका वोल्टेज का। अब याद रखना, ये यूनिटी पावर फैक्टर है, तो phi F कहाँ है आपका? ऊपर है, तो वोल्टेज भी कहाँ है? ऊपर ही है, तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज हो गए। इसी का यूनिटी पावर फैक्टर है ये। ठीक है, इसी का यूनिटी पावर फैक्टर है। जनरेटर मानते हैं, जनरेटर में सपोज कोई वो वाला एन जा लिखा है ना, और वॉल पॉइंट पे अगर हम लोग वो देखेंगे फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस तरफ लगेगा, तो इस साइड आ रहा है क्या? वैसे और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल से लगता है आपका। नहीं, ये जैसे जनरेटर है हमारा, हाँ, ये राइट हैंड रूल लगेगा। हाँ, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, हाँ, है ना, तो ये आर्मेचर करंट बाहर आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, हाँ, फील्ड ऊपर जा रही है, फील्ड ऊपर जा रहा है आपका, तो टॉर्क अब ये मोशन का डायरेक्शन हो गया। ऐसे लगाओ, हाँ ऐसे लगेगा तो इस तरफ नहीं आएगा। किस तरफ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं, टॉर्क इधर ही आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर ही आएगा। वो जो आप बोल रहे हो ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से जो देगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं देगा, वो रोटर के कंडक्टर का डायरेक्शन बताता है। जिस तरफ इसको मोशन कंडक्टर का डायरेक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन नहीं बताता रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल, वो उसके कंडक्टर का डायरेक्शन बताता है, मोशन किधर हो रहा है। ठीक है, तो जनरेटर का मोशन इधर होगा और उसका मोशन इधर होगा, मोटर का। ठीक है, वो जो आप रूल से निकाल रहे हो ना, वो ये वाला डायरेक्शन निकाल रहे हो, और जनरेटर में इधर घूमेगा, रोटर कंडक्टर इधर घूमता है जनरेटर में, मोटर में इधर घूमेगा। ये ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर। अब मेरे को निकालना है आर्मेचर, कौन डिसाइड करेगा? आर्मेचर रिएक्शन phi R। phi R क्या होता है? phi AR प्लस phi F। तो phi AR प्लस phi F, इसको ऐसे खींच दो, इसको ऐसे खींच दो, ये बना मेरा phi R। तो फॉर यूनिटी पावर फैक्टर phi R कहां पर है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, यानी डिस्टॉर्ट हो गया वो। phi F को रहना यहां था, यहां पहुंच गया। ठीक है, phi F को रहना यहां था, यहां पहुंच गया, डिस्टॉर्शन हो गया उसको। ठीक है, अब आप दूसरे के लिए लीडिंग, जीरो लीडिंग के लिए पढ़ो, जीरो लीडिंग के लिए बनाओ, यही डायग्राम जीरो लीडिंग के लिए बनाओ। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग यानी कि वोल्टेज आगे रहेगा कि करंट? करंट लीड करेगा बाय वोल्टेज
करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर है ना, वो 0.8 0.7 रखता तो कुछ कम हो जाता। अब यही डायग्राम फिर बना लो। अब देखो, लेकिन ये याद रखना, दिमाग में अब बैठा लेना, ऊपर क्या है आपके, ऊपर क्रॉस है, डॉट है, नीचे क्रॉस है, ए हो गया, ये ए डैश हो गया। अब देखना ये क्या है, फाई ए आर। करंट किधर है, फिक्स करंट, फिक्स करंट का फेजर, ये वर्चुअल है ना, फिक्स आर्मेचर करंट का फेजर है ये। अब इसको लीड कराना है मेरे को, तो वोल्टेज किधर रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो फाई एफ इधर भी मिल गया मेरे को, लीडिंग है, करंट को लीड कराना है, करंट हमेशा आर्मेचर करंट का फेज हमेशा यही रहेगा। फाई आर इधर है, फाई आर इधर कैसे आया, जनरेटर के केस में हमेशा ऐसे ही आएगा। ये थंब रूल लगाओ, करंट को बाहर लाओ, जहां पर थंब है वो फाई ए आर रहेगा। फाई आर ये रहा, तो फाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ए आर प्लस फाई एफ। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फाई आर इधर आएगा। और ये कौन सा मैग्नेटाइजिंग होता है, फाई ए आर वाला मैग्नेटाइजिंग। कंप्लीटली प्योर लिखना, प्योर, प्योर मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। प्योर मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। इफ फाई आर को देखना है, फाई आर कहां पर मिल रहा है, फाई आर जहां मिलेगा वही आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। ये मैग्नेटाइजिंग होता है, मैग्नेटाइजिंग के बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा में कौन रहता है, डीमैग्नेटाइजिंग। अगर मैग्नेटाइजिंग ये है, जनरेटर के केस में मैग्नेटाइजिंग हमेशा यही रहेगा, तो डीमैग्नेटाइजिंग हमेशा इधर रहेगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग तो ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। अब इससे अपने को क्या दिख रहा है, प्योर मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन लीड में। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, फाई आर, या फिर क्या बोलूं मैं, फाई एफ इज लेस देन फाई आर। ठीक है, फाई एफ इज लेस देन फाई आर, या इसको बोल सकता हूं मैं ई एफ, फील्ड एक्साइटेशन इज लेस देन टर्मिनल वोल्टेज फॉर अल्टरनेटर। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेड। ठीक है, जनरेटर के केस में कैसे बनता है सर्किट, ऐसा बनता है। ये ई एफ है मान लो, ये आपका आर ए है, ये जे एक्सेस है, ये आर्मेचर करंट है, ये टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, नियम के अनुसार ई एफ को बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ बड़ा, छोटा हो गया। तो जब भी ई एफ छोटा होगा टर्मिनल वोल्टेज से, तो अंडर एक्साइटेड होता है। तो ये अंडर एक्साइटेड कंडीशन है। अंडर एक्साइटेड कंडीशन में लीडिंग पावर फैक्टर होता है जनरेटर में, जनरेटर में। ठीक है, जनरेटर में, मोटर में उल्टा हो जाएगा इसके। अंडर एक्साइटेड में लीडिंग पावर फैक्टर है, यानी कि जनरेटर है, अल्टरनेटर है। जनरेटर का काम क्या है, हमेशा याद रखना, अल्टरनेटर या जनरेटर, जनरेटर या अल्टरनेटर का धर्म है देना, एक्टिव पावर भी देगा, रिएक्टिव पावर भी देगा। जनरेटर या अल्टरनेटर का धर्म है देगा ही देगा, वो एक्टिव पावर भी देगा, रिएक्टिव पावर भी देगा। रिएक्टिव पावर देगा बोलेगा तो एक और चीज डालना उसमें, लैगिंग रिएक्टिव पावर देगा हमेशा। आई बात समझ में। तो ये क्या कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये अंडर एक्साइटेड कंडीशन है, तो लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है ये। ठीक है, जनरेटर हमेशा देगा, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर दे रहा है, यानी लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है। यानी कि क्या कर रहा है ये, लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है, तो ले क्या रहा होगा,
लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? इस कंडीशन में अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो अल्टरनेटर डिलीवरिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है, हमेशा डिलीवर करता है। ये जनरेटर का काम है देना, जो पावर फैक्टर रहेगा उस वही रिएक्टिव पावर चिपका देना। मोटर का काम है लेना, एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा एब्जॉर्ब करेगा मोटर। ठीक है, जैसे इंडक्टर हमेशा क्या करता था? एब्जॉर्ब करता था। कैपेसिटर हमेशा डिलीवर करता था। तो वही हाल है, ऑल्टरनेटर हमेशा डिलीवर करेगा, जनरेटर हमेशा देता है। एक्टिव पावर हो या रिएक्टिव पावर हो हमेशा देगा। मोटर हमेशा एक्टिव पावर हो या रिएक्टिव पावर हो लेगा। क्लियर है इतना? यहां पर लेकिन लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है तो लेगा क्या? लैगिंग रिएक्टिव पावर लेगा। ठीक है, यानी कौन सा केस हुआ पता है? फेरांटी इफेक्ट वाला केस हुआ। टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो फेरांटी इफेक्ट वाला केस हुआ ना। तो फेरांटी इफेक्ट वाला केस हुआ कि नहीं? रिसीविंग एंड वोल्टेज बड़ा है, सोर्स वोल्टेज कम है। उस केस में क्या होता है? लाइन में पॉजिटिव रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाता है, तो शंट रिएक्टर लगाते थे अपन। शंट रिएक्टर क्या करता था? एब्जॉर्ब करता था, लैगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो वही तो कर रही है, जनरेटर इज एब्जॉर्बिंग लैगिंग रिएक्टिव पावर और जनरेटर इज डिलीवरिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर। कर रहे हैं वही काम। क्लियर है? गोल गोल घूम गए। एकदम याद रख लो, सप्लाई वोल्टेज अगर कम है लोड वोल्टेज से, ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, सप्लाई वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर कम है रिसीविंग एंड वोल्टेज से, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज बड़ा है या टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है, ये तो अल्टरनेटर की बात हुई, ये ट्रांसमिशन लाइन की बात हुई। ये दोनों केसेस में फेरांटी इफेक्ट ही है। फेरांटी इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है, इसमें नहीं होता। लेकिन जो रिएक्टिव पावर का लेखा जोखा है वो सेम है दोनों में। एकदम याद रखो, लिख लो, जनरेटर ऑलवेज डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। जनरेटर ऑलवेज डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। एट रेस्पेक्टिव पावर फैक्टर। ठीक है, रेस्पेक्टिव पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर होगा आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का, जो फेज एंगल होगा, सेम पावर फैक्टर पे ही जनरेटर डिलीवर करेगा। ठीक है, मोटर ऑलवेज एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर एट रेस्पेक्टिव पावर फैक्टर। क्लियर है इतना? अब इस केस में क्या हो गया, अपन ये मैग्नीट्यूड से जान गए। देखो ये सब चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रटना नहीं है। रटोगे कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगा। समझना है, एक ही चीज है, गोल घूम फिर के एक ही चीज आ रहा है। एक्साइटेशन कैसे पता चलते हैं कि अंडर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है? मैग्नीट्यूड ऑफ EF और मैग्नीट्यूड ऑफ VT, या फिर ये तो अल्टरनेटर का केस हो गया, या सिंक्रोनस मशीन का केस हो गया, अल्टरनेटर हो या मोटर। ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, सेंडिंग एंड वोल्टेज है और रिसीविंग एंड वोल्टेज है। पता कैसे चलता है अंडर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है? जब भी EF ग्रेटर देन VT रहा तो ओवर एक्साइटेड है। ये याद रख लो, ये एकदम फिक्स है, चाहे मोटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, ये फिक्स है। ओवर एक्साइटेड कब रहेगा? जब सोर्स वोल्टेज ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है, एक्साइटेशन वहां से डिसाइड होता है। और जब भी
मैग्नीट्यूड ऑफ EF इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो क्या होगा? अंडर एक्साइटेशन होगा, अंडर एक्साइटेशन। क्लियर है? और जब भी ऐसा वाला केस बनता है तो फेरांटी इफेक्ट होता है। फेरांटी इफेक्ट यानी कि ऐसा चीज कुछ लगाना पड़ता है जो कि एब्जॉर्ब करे लैगिंग रिएक्टिव पावर को या डिलीवर करे लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो जनरेटर का धर्म है, अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटर का धर्म है देना, तो क्या दे रखा है? लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर दे रहा है तो ले क्या रहा है? लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर ले रहा है, दे रहा है नेगेटिव रिएक्टिव पावर। आई बात समझ में? क्लियर है? एकदम सिंपल फंड है वो। अब लिखो लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। अच्छा हाँ, इसमें ना एक चीज बताना भूल गया, जहां पर फील्ड बनता है वहीं पर नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल रहेगा, ठीक है? डायरेक्शन ऐसा है घूमने का, तो यहां पर आपके हो जाएंगे डॉट डॉट डॉट, यहां हो जाएगा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है? ठीक है इतना। अब लिखो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। जीरो पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई की वैल्यू जीरो यानी 90 डिग्री में होती है। जीरो पावर फैक्टर का मतलब भी सुन लो, cos फाई की वैल्यू जीरो ये कब होगी? जब फाई 90 डिग्री रहेगा। और लैगिंग बोला है तो करंट 90 डिग्री पीछे रहेगा, ठीक है? क्लियर है? यहां पर बना लो, ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस, ये फिक्स्ड करंट फेजर, करंट फेजर है, आर्मेचर करंट है। लैग करने बोला है, ये फिक्स्ड करंट फेजर है, ये फाई AR है फिक्स, ठीक है? ये तो फिक्स है। अल्टरनेटर है, ऊपर डॉट है, ऊपर डॉट है तो फाई AR इधर आएगा। ये करंट फेजर फिक्स है। अब ऊपर देखो क्या कंडीशन बोला है? जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। लैगिंग यानी करंट को 90 डिग्री पीछे रखना है, तो वोल्टेज किधर आएगा? ये वोल्टेज आएगा, तभी 90 डिग्री लैग हो रहा है। वोल्टेज इधर आएगा, जहां वोल्टेज आता है उधर ही नॉर्थ पोल बनता है, इधर साउथ पोल, ऐसे घूम रहा है, तो इधर डॉट इधर डॉट इधर डॉट इधर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है? अब मेरा फाई आर क्या होगा? मेन रिजल्टेंट फ्लक्स फाई एफ प्लस फाई AR। इतना डोमिनेट रहता है कि यहां पर ले आएगा वो। फाई आर यहां बनेगा, तो यहां पर कौन सा मैग्नेटाइजिंग हुआ? डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है? डीमैग्नेटाइजिंग होगा। ओके, अगर इन दोनों का बनाओगे फेजर सम तो यहीं आएगा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगी उस तरफ आएगी, तो डीमैग्नेटाइजिंग लिख लो। कैसा रहता है? प्योर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अल्टरनेटर क्या है ना, डीमैग्नेटाइजिंग यानी क्या करेगा? फाई आर का वैल्यू कम होगा, हाँ? यानी फाई एफ की वैल्यू ज्यादा है किससे? फाई आर से। यानी कि ये कैसा है? ये ओवर एक्साइटेड है। फाई एफ ज्यादा है यानी कि ई एफ ज्यादा है, ई एफ ग्रेटर देन वी टी, यानी कि ये ओवर एक्साइटेड है।
हमेशा ये लोग को लिंक करना। जनरेटर के केस में ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर होता है ना, रिएक्टिव पावर वो डिलीवर करेगा। ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा अल्टरनेटर। याद रखना, ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग होता है, अंडर एक्साइटेशन में लीडिंग होता है। मोटर में जस्ट उल्टा होता है, ओवर एक्साइटेड यानी लीडिंग, अंडर एक्साइटेड यानी लैगिंग। ठीक है, EFVT हो गया। यानी यहां पर लिखना, एक लाइन लिखना, जनरेटर डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर टू द लोड। ठीक है, इतना। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यानी कि वीक हो गया, रिजल्टेंट फ्लक्स जो आया वो वीक हो गया। ठीक है, अब मोटर के लिए बनाओ, मोटर के लिए बनाओ। मोटर के लिए बनाना 0 पावर फैक्टर लीडिंग का, 0 पावर फैक्टर लीडिंग। मोटर रहेगा ऊपर क्रॉस, नीचे डॉट। फिक्स्ड करंट, किसके लिए बना रहे हो? 0 पावर फैक्टर लीडिंग। मोटर है ना, ये मोटर के लिए बना रहे हो। मोटर में ऊपर क्रॉस आ गया, क्रॉस आ गया तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। क्रॉस आ गया ने अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो थंब कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है। तो जिस तरफ थंब आ रहा है वो किसका डायरेक्शन रहेगा? फाई AR का। और यही रहेगा आपका मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, आर्मेचर जहां पर फाई आर रहेगा वही मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अगर मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इधर है तो डीमैग्नेटाइजिंग किधर रहेगा? इधर। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है। अब बोला है, ये लिख लिए, पूरा बना लिए। अब बोला है 0 पावर फैक्टर लीडिंग, तो वोल्टेज किधर रहेगा? अपना लीडिंग मतलब लीड करेगा, करंट के पीछे की तरफ रहेगा। यहां रहेगा वोल्टेज। वहां रहेगा। तो जहां पर वोल्टेज रहेगा वहीं पर फील्ड रहता है। क्लियर है? जहां पर वोल्टेज वहीं पर फील्ड रहेगा। तो कहां बनेगा ये? इन दोनों का कहां बनेगा? फाई आर। तो किधर बना ये? मैग्नेटाइजिंग ये था, तो ये क्या मिला? डीमैग्नेटाइजिंग। प्योर डीमैग्नेटाइजिंग। सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेटिंग एट 0 पावर फैक्टर लीडिंग हैज प्योर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर है इतना? यानी अपन यहां से क्या देख रहे हैं? फाई F is greater than phi R. EF is greater than VT. ओवर एक्साइटेड, एक्साइटेशन ज्यादा होगा तभी तो EF बढ़ा ना। एक्साइटेशन वोल्टेज है ना ये, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो। एक्साइटेशन वोल्टेज ज्यादा हुआ नहीं, ओवर एक्साइटेशन। तो ये ओवर एक्साइटेशन का केस है। दिस इज अ केस ऑफ ओवर एक्साइटेशन। तो याद रखना हमेशा, जब भी मोटर को याद रखो, ओवर एक्साइटेशन यानी लीडिंग पावर फैक्टर। जनरेटर का हमेशा उल्टा रहता है। हाँ, मोटर हमेशा एब्जॉर्ब करता है। मोटर ऑलवेज एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। इन दिस केस मोटर एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है? ठीक है, ओवर एक्साइटेशन केस है ये।
क्लियर है? ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? अब बोलो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, लैगिंग का बनाना है, लैगिंग क्या क्या मिटाना पड़ेगा अपने को? ये मिटा दो बस, बाकी ये तो सेम रहता है, ये तो हमेशा सेम रहेगा। मोटर में ऊपर क्रॉस है, क्रॉस है तो अंदर जाएगा करंट, करंट अंदर जाएगा तो ये थंब किधर है? इधर, यही आपका φr रहेगा, यही आप मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। अब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, करंट का फेज ये है तो वोल्टेज किधर आएगा? लैग, 90 डिग्री लैग करना है तो इधर आएगा, φf इधर हुआ, ठीक है। अब φf और φr दोनों एक ही फेज में है तो φr और बड़ा हो गया, तो कैसा रहेगा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट? प्योर मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, प्योर मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। इसमें क्या देख रहे हैं अपन? φr is greater than φf, यानी EF is greater than VT, VT is greater than वो, φf is less than, ठीक है। अंडर एक्साइटेशन EF कम हो गया ना, EF पे ध्यान रखना है, एक्साइटेशन ओवर है कि अंडर है, EF पे ध्यान रखना है। अगर मैग्नीट्यूड EF की कम हो गई तो अंडर एक्साइटेशन, EF की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गई तो ओवर एक्साइटेशन। ये अंडर एक्साइटेशन का केस है, अंडर एक्साइटेशन, लैगिंग पावर फैक्टर। अंडर एक्साइटेशन है, प्योर मैग्नेटाइजिंग है, प्योर मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन है, यानी कि वैल्यू को बढ़ा रहा है, ठीक है, फील्ड को और स्ट्रेंथ कर रहा है। डीमैग्नेटाइजिंग में फील्ड को वीक करता है, यहां पर फील्ड को स्ट्रेंथ कर रहा है। फील्ड इतना ही था, रिजल्टेंट और ज्यादा बन गया, ठीक है, वहां पर रिजल्टेंट कम बनता था, यानी फील्ड को कम करता था। ये जो φr है ना, ये φr ये बताता है कि फील्ड की स्थिति अब क्या है, ठीक है। अगर φr ज्यादा हो गया ने फील्ड को स्ट्रेंथ करा, φr अगर φf से कम हो गया यानी फील्ड को वीक किया, उसको डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये मोटर है, जहां पर ये था आपका, जहां पर φf रहता है वहीं नॉर्थ रहेगा, वहीं साउथ रहेगा, जहां घूमेगा ऐसे इधर आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्लियर है इतना? यूनिटी पावर फैक्टर के लिए बना लो, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर मोटर, फिक्स्ड करंट, यूनिटी है तो वोल्टेज भी वहीं रहेगा, वोल्टेज जहां रहेगा वहीं φf रहता है, φf है। ऊपर में क्या रहता है इसमें? यहां पर क्रॉस रहता है, यहां डॉट रहता है, ये हो गया आपका φar, ठीक है। φf ऊपर हो गया, ये φar हो गया, तो ये कहां बनेगा? φr। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आपके φf को डिस्टॉर्ट कर रहा है, डिस्टॉर्शन कर रहा है। देखो डिस्टॉर्ट करेगा ना तो EMF इंड्यूस्ड जो रहता है ना, उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। आर्मेचर रिएक्शन का क्या असर पड़ता है?
अल्टरनेटर और मोटर पे ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड कम होती है, उसी पे इफेक्ट पड़ता है। कम होगा ज़्यादा होगा बात की बात है, ईएमएफ इंड्यूस पर फेज जो होता है उस पे इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस पे इफेक्ट पड़ता है इस पे, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अब चलो ये बनाओ 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बनाओ। ये तो 0 हो गया। 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर मोटर, हाँ 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मोटर के लिए आपको बनाना है, कैसा होगा आर्मेचर रिएक्शन बताना है। तो जल्दी जल्दी इसको दिमाग में बना लिया करो। मोटर है यानी ऊपर में क्रॉस है, नीचे डॉट है। अगर ऊपर में क्रॉस है तो करंट अंदर जा रहा है, थंब इधर है यानी आर्मेचर रिएक्शन इधर रहेगा, आर्मेचर फ्लक्स इधर होगा। करंट फिक्स करंट इधर है। अब वोल्टेज क्या बोल रहा है, 0.8 लैगिंग बोल रहा है, यानी करंट को लैग करना है, करंट को लैग कराना है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा। जो फाई एफ है वही वोल्टेज का रहता है फेजर, ये तो याद हो गया। करंट का फेजर फिक्स, वोल्टेज का फेजर जहां फील्ड रहेगा। फील्ड कौन डिसाइड करता है, पावर फैक्टर डिसाइड करता है। अब फाई ए आर और फाई एफ के बीच बना लो। कुछ इस टाइप का बनेगा। तो किन दोनों के बीच है ये फाई आर, किन दोनों कौन से आर्मेचर रिएक्शन के बीच में बना है, ये मैग्नेटाइजिंग है और ये क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो इस केस में क्या होगा, इसी को बोलोगे पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग। क्लियर है, आर्मेचर रिएक्शन ये होता है, ठीक है। अगर किसी दो के बीच में बन गया तो किन दो के बीच में बना है वो याद रखना है। ये परपेंडिकुलर वाला जो करंट फेजर रहता है हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है, जहां पर फाई ए आर मिलता है अपने को राइट हैंड थंब रूल से, वो मैग्नेटाइजिंग होता है हमेशा। और मैग्नेटाइजिंग के 180 डिग्री उल्टा में इस तरफ डीमैग्नेटाइजिंग होता है। क्लियर है इतना। तो ये रहेगा पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ऐसा रहेगा। क्लियर है। ठीक है, वैसी लीडिंग के लिए भी बना सकते हो। तो एक चार्ट बनाते हैं अपन, चार्ट बनाते हैं। ऑल्टरनेटर नहीं, इधर लिखना ऑल्टरनेटर, इधर लिखना मोटर। ठीक है, ऑल्टरनेटर मोटर। इधर लिखना यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। यूपीएफ में क्या आएगा, दोनों में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग।
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन दोनों में। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, अब दिमाग में बैठा लो, लैगिंग है, अल्टरनेटर है। अब दिमाग में डायग्राम बनाना नहीं है। अल्टरनेटर है ना कि ऊपर में क्या रहेगा, डॉट रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, डॉट रहेगा, ऊपर में डॉट रहेगा, डॉट रहेगा यानी करंट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। ये थंब किधर है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है। ऊपर में क्रॉस है, इधर डीमैग्नेटाइजिंग है, ऊपर करंट फेजर है, तो लैग बोला है तो करंट को पीछे रखना है, वोल्टेज रहेगा उस तरफ, तो डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगी। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। मोटर है, मोटर में ऊपर क्रॉस है, ऊपर में क्रॉस है यानी कि करंट अंदर जाएगा, ये इधर आया, तो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इधर है, ऊपर क्रॉस है, ऊपर करंट है, लीडिंग लैगिंग बोला है यानी वोल्टेज तो इधर ही आएगा, वोल्टेज इधर आएगा, फाई यानी कि मैग्नेटाइजिंग। आपको याद रखना है बस कि ऊपर, आपको याद रखना है ऊपर में क्रॉस है कि डॉट है। सिंक्रोनस अल्टरनेटर में ऊपर में हमेशा डॉट रहेगा, डॉट रहेगा यानी करंट बाहर आ रहा है, ये थंब जो रहेगा वही मैग्नेटाइजिंग रहेगा, और ऊपर वाला परपेंडिकुलर हमेशा करंट फेजर है, ये याद रखना है। क्लियर है। लीडिंग, करंट को लीड रखना है यानी अल्टरनेटर है आपका, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इस तरफ होता है, तो आपका लीडिंग रखना है तो वोल्टेज आपका इधर ही रहेगा, तो हो गया मैग्नेटाइजिंग। क्लियर है। मोटर है, ऊपर में क्रॉस है, क्रॉस यानी करंट अंदर जा रहा है, आर्मेचर रिएक्शन इस तरफ है, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इस तरफ है, लीड रखना है करंट को, तो वोल्टेज तो इस तरफ है यानी डीमैग्नेटाइजिंग। क्लियर है। लैगिंग, अल्टरनेटर है, मैग्नेटाइजिंग इस तरफ है, करंट इधर है, लैगिंग रखना है, करंट को लैग रखना है यानी वोल्टेज कहीं बीच में रहेगा, किन के बीच में रहेगा, क्रॉस और मैग्नेटाइजिंग के। क्लियर है। तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है। यानी आर्मेचर रिएक्शन ऊपर में डॉट है, डॉट है यानी कि मैग्नेटाइजिंग इधर है, करंट ऊपर है, लैग कराना है यानी इस तरफ रहेगा, वोल्टेज इस तरफ रहेगा, इस तरफ वोल्टेज रहेगा, मैग्नेटाइजिंग इधर है, इधर डीमैग्नेटाइजिंग है, तो क्रॉस और इन दोनों के बीच रहेगा। इधर आया ना, है ना। जीरो पावर फैक्टर लीड में किधर आया, लीड में इधर आया, है ना। क्लियर है। इधर के केस में क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग इस तरफ है, मैग्नेटाइजिंग इस तरफ है, करंट को लीड कराना है तो इधर आएगा, तो मैग्नेटाइजिंग ही रहेगा, मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। पार्शियली क्रॉस एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग। क्लियर है। लीडिंग, अल्टरनेटर का केस है, लीडिंग है, लीडिंग यानी करंट को लीड बनाना है, वोल्टेज को इस तरफ रखना है, तो अल्टरनेटर में वोल्टेज मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन राइट हैंड साइड रहता है, तो मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा पार्शियली। पार्शियली क्रॉस एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग। इसमें भी वही होगा, ठीक है। यहां पर भी वही होगा, पार्शियली क्रॉस
एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? आपको इसके लिए याद करना है 2-3 पॉइंट बस याद रखना जो आप बाद में भूल जाओगे। करंट फेजर हमेशा ऊपर रहेगा, मोटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, करंट फेजर हमेशा ऊपर रहेगा। जहां पर फील्ड रहेगा वहां पर वोल्टेज फेजर रहेगा, जहां पर फील्ड वहां वोल्टेज फेजर, जहां वोल्टेज फेजर रहेगा वहां फील्ड रहेगा। फील्ड और आर्मेचर का बीच आपको रिजल्टेंट बनाना है, जहां बनेगा वो आर्मेचर रिएक्शन। हाँ, अल्टरनेटर के केस में ऊपर डॉट रहेगा यानी कि करंट बाहर आ रहा है, तो ये जो थंब डायरेक्शन बताएगा वो आपका मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन बताएगा, प्लस फाई ए आर भी वही बताएगा। ठीक है, फाई ए आर भी यही बता रहा है, तो फाई ए आर मिल गया आपको, पावर फैक्टर के अनुसार फाई एफ मिल जाएगा। उन दोनों का जो आप रिजल्टेंट बनाएंगे वो रहेगा फाई आर, और जो फाई आर रहेगा वही आपका आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज, ओवर एक्साइटेशन हो या अंडर एक्साइटेशन, ये कौन डिसाइड करता है? ई एफ बताता है। अगर ई एफ का मैग्नीट्यूड या फाई एफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है फाई आर के कंपेयर में तो ओवर एक्साइटेशन है। अगर फाई एफ का मैग्नीट्यूड फाई आर से कम है यानी अंडर एक्साइटेशन है। फाई एफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फाई आर कम है, फाई आर कम हुआ यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। तो जब भी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रहेगा उस समय क्या रहेगा? ओवर एक्साइटेशन रहेगा। जब भी डीमैग्नेटाइजिंग रहा उस समय ओवर एक्साइटेशन रहेगा। ठीक है, फाई एफ का मैग्नीट्यूड कम है, फाई आर ज्यादा है। फाई आर ज्यादा है यानी कि क्या हुआ आपका? फाई आर ज्यादा है यानी वीटी ज्यादा है, यानी अंडर एक्साइटेशन है। फाई आर ज्यादा है यानी कि आपके फाई एफ को और स्ट्रेंथ दे दिया उसने, तो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। क्लियर है? ठीक है, जब भी डीमैग्नेटाइजिंग रहेगा तो ओवर एक्साइटेशन रहेगा, जब भी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन रहेगा तो अंडर एक्साइटेशन रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना कि मोटर के केस में सीधा होता है, रटने का तरीका बता रहा हूं। मोटर का बस याद रखना, मोटर में ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग, ओवर आया यानी लीडिंग समझते हैं अपन, ओवर एक्साइटेशन यानी लीडिंग, अंडर एक्साइटेशन यानी लैगिंग। मोटर का याद रखना बस। ठीक है, ओवर एक्साइटेशन का अपन पहली बार ओवर एक्साइटेशन पढ़ेंगे तो अपने कहेगा कि इसमें पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? लीडिंग होना चाहिए, ओवर है तो मोटर में होता है वो चीज, अल्टरनेटर में जस्ट उल्टा होता है। तो मोटर का याद रखो, याद भी रखना है तो इसी तरीके से याद रखो। ओवर एक्साइटेशन यानी लीडिंग पावर फैक्टर, यानी मोटर में याद रखना। जनरेटर में जस्ट उल्टा होता है, ओवर एक्साइटेशन यानी लैगिंग पावर फैक्टर, अंडर एक्साइटेशन यानी लीडिंग पावर फैक्टर। जनरेटर हमेशा देता है, एक्टिव पावर भी डिलीवर करेगा, रिएक्टिव पावर भी डिलीवर करेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर वो लैगिंग है कि लीडिंग है वो डिलीवर और एब्जॉर्ब हो जाएगा। मोटर हमेशा एब्जॉर्ब करता है, एक्टिव पावर भी एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टिव पावर भी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? तो ये जो चार्ट है आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। एक क्विक सवाल इसमें बनता है, रटना नहीं है इसको आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है नॉन गेट एग्जाम में, सिंक्रोनस मशीन में, वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, कंपाउंडिंग कर्व। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर में क्या अंतर आता है फॉर अ गिवन पावर फैक्टर, उसको भी मैं बहुत अच्छे प्रोपोर्शनैलिटी और मैथमेटिकली वे में बताऊंगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। और वो वाला एक क्वेश्चन है ना, उसमें जो ऊपर पे बैठा है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ घूमेगा, वो इसकी बात है। ये याद रखना, रिएक्टिव पावर फॉर जनरेटर या ऑल्टरनेटर का फॉर्मूला ये होता है, VT/X VT माइनस EF cos del। ठीक है, ये याद रखना। जबकि मोटर में क्या होता है फॉर्मूला, VT/X EF cos del माइनस VT, जस्ट उल्टा होता है। VF है कि VT है? VT है ना? हाँ,
ठीक है, एक मिनट, जनरेटर में मोटर में ईएफ, देखो ये फॉर्मूला में कंफ्यूज हो तो चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका चेक कैसे करूंगा ये फॉर्मूला मैं उल्टा लिखा हूँ सही लिखा हूँ। मोटर में ठीक होता है, मोटर में ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर होता है एंड Q इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब अगर यहां EF अगर डोमिनेट करेगा, ये पूरा मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा इसके कंपेयर में, ये मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा रहेगा इसके कंपेयर में, तो ओवर एक्साइटेशन होना चाहिए, ओवर एक्साइटेशन होना चाहिए। ओवर एक्साइटेशन रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो क्या लीडिंग पावर फैक्टर आएगा? मोटर में ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर होता है। लेकिन अगर ये ओवर एक्साइटेड है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? Q की पॉजिटिव होगी कि माइनस होगी? ये डोमिनेट कर रहे हैं ना इसके कंपेयर में, तो Q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो Q जब पॉजिटिव रहता है तब क्या होता है? लैगिंग होता है। Q इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग रिएक्टिव पावर, यानी में गलत है। जनरेटर का ये होता है, मोटर का ये होता है। अब ठीक हुआ? अब ओवर एक्साइटेशन करो इसको। EF अगर ग्रेटर देन VT है, EF अगर ग्रेटर देन VT है तो ये पॉजिटिव आया, ठीक है, तो लैगिंग रिएक्टिव पावर हुआ। मैग्नीट्यूड Q की क्या होगी? पॉजिटिव हुई। अपन क्या जानते हैं? Q इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग, Q इज नेगेटिव फॉर लीडिंग। तो Q अगर पॉजिटिव है तो लैगिंग है। तो जनरेटर के केस में तो वही होता है, ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग होता है। अब यहां चेक कर लो, अगर EF की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब वो डिलीवर कर रहा है। हाँ क्या चीज? रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है वो। हाँ वो डिलीवर, जनरेटर हमेशा डिलीवर करता है, मोटर का एब्जॉर्ब कर रहा है वो। देखो एक और याद रखना फॉर्मूला में, जनरेटर में EF से VT की तरफ करंट फ्लो होता है। सर्किट बताया था ना, ये EF है, ये लोड है VT है, ये आपका ZS है। तो करंट फ्लो कैसे होता है? अगर जनरेटर है तो IA ऐसे फ्लो होगा, यानी EF से VT की तरफ फ्लो होता है ना। जनरेटर में जनरेट कर रहा है ना ये, है ना, तो ये सामने रहेगा। मोटर के केस में IA ऐसा फ्लो होता है VT से IF की तरफ, ठीक है। और बाकी रिएक्टिव पावर से भी लौट सकते हो। अगर ओवर एक्साइटेशन केस है, ओवर एक्साइटेशन है तो EF ज्यादा रहेगा। देख इधर, अगर ओवर एक्साइटेशन है तो EF ज्यादा रहेगा। EF ज्यादा रहेगा तो Q की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, और Q इज नेगेटिव फॉर लीडिंग वाट्स। तो मोटर में तो होता ही है, अगर एक्साइटेशन ज्यादा है, ओवर एक्साइटेशन है तो लीडिंग ही होता है। क्लियर है? 2-3 तरीके हैं क्रॉस चेक करने के, ठीक है। ये सर्किट भी याद रख सकते हो आप यार, लैगिंग रिएक्टिव पावर लीडिंग तो है ही, ठीक है इतना। तो कल का ट्रांसफार्मर और आज का ये टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन बनवाना है मेरे को, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन बनाते हैं अपन।